हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज की वीडियो में हमने 13वें वर्ग के तत्वों का अध्ययन स्टार्ट किया है, उसमें हम तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम हैलोजनों से क्रिया, इसमें थैलियम ट्राई आयोडाइड TlI3 के अतिरिक्त सभी तत्व जो होते हैं ये MX3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं इन तत्वों के ऊपर 3+ चार्ज होता है। जैसे बोरॉन होता है, बोरॉन के ऊपर 3+ चार्ज होता है और हैलोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये MX3 प्रकार का BCl3, M मतलब मेटल धातु जो कि 13वें वर्ग की धातु होती है, और X जो होता है वो हैलोजन होता है। तो यहाँ पर Tl जो होता है, थैलियम जो होता है वो MX प्रकार का हैलाइड बनाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि थैलियम जो होता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्थायी होता है। किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कम संख्या वाली ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो ज़्यादा स्थायी हो जाती है। इस प्रभाव को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो थैलियम होता है ये सिर्फ MX प्रकार का हैलाइड बनाता है। बोरॉन एवं एल्यूमिनियम हैलोजनों के साथ सीधे गर्म करने पर हैलाइड बनाते हैं। बोरॉन की अभिक्रिया जब हैलोजन के साथ कराते हैं, गर्म कर देते हैं, तो BX3 प्रकार का हैलाइड बन जाता है। यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन बनेगी 2B + 3X2 = 2BX3। सेम केस में एल्यूमिनियम भी इसी तरीके से रिएक्शन शो करता है। 2Al + 3X2 = 2AlX3। बोरॉन के जितने भी हैलाइड होते हैं ये सभी सहसंयोजक होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा होता है और ये लुईस अम्ल का काम करते हैं। लुईस अम्ल क्या होते हैं? लुईस अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हम देखें BF3 ये भी एक लुईस अम्ल है, BI3 ये भी एक लुईस अम्ल है, BBr3 ये भी एक लुईस अम्ल है, BCl3 ये भी लुईस अम्ल है, AlCl3 ये भी लुईस अम्ल है, AlBr3 ये भी लुईस अम्ल होता है। यानी कि जो वर्ग 13 के जितने भी हैलाइड होते हैं ये सभी लुईस अम्ल का काम करते हैं, क्योंकि इनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका अष्टक पूरा नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं BF3 की प्रकृति गैसीय होती है, BI3 की प्रकृति ठोस होती है और BBr3 की प्रकृति जो होती है वो द्रव होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनको लुईस अम्ल कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि इनका जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका अष्टक पूरा नहीं होता है। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु BF3 के अंदर बोरॉन है। अब बोरॉन की वाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 फ्लोरीन के साथ इसने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली है। तो बोरॉन के 3 और 3 फ्लोरीन के कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, इसलिए इन यौगिकों को हम लुईस अम्ल कहते हैं। इसलिए इनकी प्रवृत्ति होती है बाहर से किसी अन्य यौगिक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बोरॉन की वाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ये आयोडीन के साथ करता है। दोनों के मिला के 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 8 पूरे नहीं हैं, यानी कि अष्टक पूरा नहीं है। यहाँ भी बोरॉन की वाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ब्रोमीन के साथ मिलके साझेदारी करके इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी कि ये लुईस अम्ल का काम करता है। अब BX3 जो होता है, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड होते हैं ये एकलक होते हैं, यानी कि मोनोमर की फॉर्म में रहते हैं, और इनका संकरण जो होता है sp2 होता है। आकृति जो होती है वो त्रिकोणीय समतल होती है और इनके जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोरॉन जो होता है, बोरॉन 3 हैलोजन के साथ जुड़ता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। बोरॉन के ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 और 3 हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो यानी कि बोरॉन के 1 2 3 4 5 6 कुल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको यहाँ पे इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं Bx3, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका स्टक पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लुईस अम्ल कहलाता है और ये कोशिश करता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। अगर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना स्टक पूरा करने की कोशिश करता है, यानी कि ये लुईस अम्ल कहलाता है। यहाँ पर Bf3 की इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपना स्टक पूरा करने के लिए अमोनिया नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है उसको ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद ये उपसहसंयोजक बंध बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जो अमोनिया है ये लुईस क्षार का काम कर रहा है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Bf3 को दे रहा है, और जो Bf3 है ये लुईस अम्ल का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया से ग्रहण कर रहा है। और इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर Bx3 की संरचना में हम देख सकते हैं कि बोरॉन के पास 2 ऑर्बिटल खाली होते हैं, जिनमें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकता है लुईस क्षार से। Bf3 की संरचना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की संरचना, यहाँ पर हम देखते हैं कि B और F के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है और किस तरीके से इनकी संरचना का निर्माण होता है। बोरॉन जो होता है केंद्र में होता है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉनों की ये फ्लोरीन के साथ साझेदारी करके कुल अपने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। यहाँ पर इसका स्टक पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से ये लुईस अम्ल का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। और इसकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है, और यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। और बोरॉन के पास 2 रिक्त कक्षक होते हैं, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इनकी लुईस अम्ल प्रबलता का क्रम क्या होता है। Bi3 सबसे प्रबल लुईस अम्ल होता है, Bbr3 उसके बाद, और Bf3 जो होता है वो सबसे दुर्बल लुईस अम्ल होता है। अब यहाँ पर इनकी हम लुईस अम्ल प्रबलता का थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखें कि सबसे पहली बात ये होती है कि लुईस अम्ल की परिभाषा वो होती है कि जब किसी अम्ल में, किसी यौगिक में, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का स्टक पूरा नहीं होता है तो उसको हम लुईस अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि Bf3 सबसे दुर्बल लुईस अम्ल होता है और Bi3 सबसे प्रबल लुईस अम्ल होता है। संरचना के आधार पर हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो होता है बोरोन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, और ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं। प्रत्येक फ्लोरीन के पास यहाँ पर 3-3 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने साझेदारी कर ली, और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं लोन पेयर की फॉर्म में। अब ये क्या करता है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर जो होता है बोरॉन के रिक्त पी कक्षक के अंदर डोनेट कर देता है, यानी कि इस अणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर इस बोरॉन के वैकेंट खाली पी कक्षक के अंदर दे दिया, जिससे कि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो गई, यानी कि अब ये लुईस अम्ल नहीं रहा है। इस बंध को, इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग, जिसको हम पश्च आबंधन या बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी कि फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर जो है बोरॉन को डोनेट कर दिया है, और बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई है। अब ये लुईस अम्ल का काम नहीं करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि Bi3 जो होता है
वो प्रबल लुईस अम्ल क्यों होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन से लेके आयोडीन का आकार जो होता है लगातार बढ़ता चला जाता है। फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। तो फ्लोरीन छोटे आकार का होने के कारण इस बोरोन को आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि छोटे आकार के कारण दोनों के कक्षकों का आकार लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आसानी से डोनेट हो जाते हैं, आसानी से फ्लोरीन के कक्षक से बोरोन के कक्षक में चले जाते हैं। लेकिन आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होने के कारण आयोडीन का जो कक्षक का आकार होता है वो ये होता है और बोरोन के कक्षक का आकार जो होता है ये होता है। तो आयोडीन के कक्षक का आकार बहुत बड़ा होने के कारण यहाँ पर ये बोरोन के कक्षक में इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से नहीं दे पाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जो होती है, पश्च आबंधन होता है, बहुत कम होता है। तो जब आयोडीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट नहीं किए या कर नहीं पा रहा है तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है, बोरोन के इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लुईस अम्ल का काम करता रहता है। अब फ्लोरीन के केस में हम देख रहे हैं कक्षकों का आकार समान होने के कारण फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से दे दिया है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो गई है, तो जिसकी वजह से BF3 जो होता है लुईस अम्ल का काम नहीं करता, यानी कि एक दुर्बल लुईस अम्ल होता है। लेकिन आयोडीन के केस में आयोडीन और बोरोन का जो कक्षक आकार होता है बहुत छोटा और बड़ा हो जाता है, आयोडीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में पश्च आबंधन बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है, जिसकी वजह से Bi3 जो होता है प्रबल लुईस अम्ल का काम करता है और BF3 जो होता है वो दुर्बल लुईस अम्ल का काम करता है। AlF3 जो होता है एक आयनिक यौगिक होता है और AlCl3 जो होता है वो द्विलक की अवस्था में रहता है। AlCl3 Al2Cl6 की अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि AlCl3 भी एक लुईस अम्ल का काम करता है और ये लुईस अम्ल जो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो AlCl3 के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और Al2Cl6 का निर्माण करते हैं, जबकि बोरोन के केस में द्विलक बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं AlCl3 जो होता है किस तरीके से Al2Cl6 का निर्माण करता है। यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम होता है, इसके साथ दो Cl जुड़े हुए होते हैं और ये तीसरा Cl AlCl3 होता है। इस तरीके से ये AlCl3 का निर्माण होता है और एक AlCl3 ये होता है। तो दोनों AlCl3 में जो ये Cl होता है ये एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, जिससे एल्यूमिनियम के पास अष्टक पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाती है। एक AlCl3 का Cl दूसरे एल्यूमिनियम को और दूसरे AlCl3 का Cl पहले एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाती है और ये लुईस अम्ल का काम नहीं करता है, इसीलिए ये द्विलक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं Al और Cl की जो बंध लंबाई होती है वो 206 पिकोमीटर होती है। इस AlCl की लंबाई जो होती है वो 221 पिकोमीटर होती है और यहाँ पर Cl और Cl के बीच में जो बंध कोण होता है वो 118 डिग्री होता है। बोरोन एवं एल्यूमिनियम के दोनों के जो ट्राई हैलाइड होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं, लेकिन BX3 बोरोन के जो ट्राई हैलाइड होते हैं वो द्विलक नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बोरोन का आकार बहुत छोटा होता है, इसके चारों तरफ 4 हैलोजन परमाणु समा नहीं सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये अपने साथ 4 हैलोजन परमाणुओं को समा सकता है और जिसकी वजह से द्विलक का निर्माण करता है और द्विलक की अवस्था में एल्यूमिनियम के जो हैलाइड होते हैं वो लुईस अम्ल का काम नहीं करते हैं। हाइड्राइडों का निर्माण। वर्ग 13 के सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। बोरोन के हाइड्राइड जो होते हैं उनको हम बोरेन बोलते हैं, यानी कि बोरेन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बोरोन हाइड्राइड का निर्माण करता है,
जिनको हम बोरेन कहते हैं। तो बोरॉन 2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करता है, BnHn+4 और BnHn+6, जहाँ पर n जो है परमाणुओं की संख्या है। और ये हाइड्राइड जो होते हैं रंगहीन होते हैं, अल्प तापीय स्थिरता वाले होते हैं, यानी कि हल्का सा गर्म करने पर ही टूट जाते हैं। प्रतिचुंबकीय होते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। आणविक प्रवृत्ति के यौगिक होते हैं। जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और ब्रोंस्टेड अम्लों की तरह कार्य करते हैं। इनका जल अपघटन शीघ्र हो जाता है और जल अपघटित होकर ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अन्य हाइड्रोजन जो अन्य तत्वों के हाइड्राइड होते हैं वो बहुलक का निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत सारे हाइड्राइड आपस में जुड़ जाते हैं और एक बहुलक या पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जैसे AlH3n, GH3n, INH3 n टाइम्स होता है। इन हाइड्राइडों का स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है और AlH3n को एलेन कहते हैं। जिस प्रकार से बोरॉन के हाइड्राइडों को बोरेन कहते हैं, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के हाइड्राइड को एलेन भी कहते हैं। थैलियम कोई हाइड्राइड नहीं बनाता है। अब हम बोरॉन के असंगत गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, यानी कि बोरॉन जो होता है अपने अन्य तत्वों की तुलना में, अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में कौन कौन से व्यवहार जो होता है वो असंगत प्रदर्शित करता है, असामान्य प्रदर्शित करता है। सबसे पहले बोरॉन का जो होता है आकार सबसे छोटा होता है, जबकि अन्य तत्वों का आकार बोरॉन से बड़ा होता है। बोरॉन की छोटा आकार होने के कारण जो आयनन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अन्य तत्वों की तुलना में, और बोरॉन के पास डी कक्षक जो है वो अनुपस्थित होता है। बोरॉन की जो प्रकृति होती है वो अधात्विक होती है, जबकि अन्य तत्वों की प्रकृति धात्विक प्रकृति होती है। यही कारण होता है कि बोरॉन के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अन्य तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं क्षारीय या उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। बोरॉन 2 अपर रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जबकि अन्य तत्व जो होते हैं वो अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। बोरॉन के यौगिक सहसंयोजक होते हैं, जबकि अन्य तत्वों के यौगिक जो होते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। बोरॉन सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य तत्व जो होते हैं +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण मैंने बताया हुआ है अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। और थैलियम जो होता है सिर्फ +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बोरॉन की जो अधिकतम सहसंयोजकता होती है वो 4 होती है, 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों की अधिक सहसंयोजकता जो होती है वो अधिकतम 6 होती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि बोरॉन के पास डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जबकि अन्य तत्वों के पास डी कक्षक उपस्थित होता है। बोरॉन हाइड्राइड का निर्माण करता है, जिनको हम बोरेन कहते हैं, और ये बोरेन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी कि इनका स्टक पूरा नहीं होता है और जो कि लुईस अम्ल का काम करते हैं, जबकि अन्य हाइड्राइड जो होते हैं बहुलक बनाते हैं। थैलियम कोई हाइड्राइड का निर्माण नहीं करता है। बोरॉन के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड B2O3 व BOH थ्राइस अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अन्य तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी एवं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बोरॉन एवं एल्यूमिनियम अक्रिय युग्म पर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि अन्य तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यही कारण होता है कि बोरॉन एवं एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अन्य तत्व +3 एवं +1 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। बोरॉन धातुओं से योग करके बोराइड बनाता है, जबकि अन्य तत्व धातुओं से कोई योग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराने पर मैग्नीशियम बोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया 3Mg + 2B
इसको गर्म करने पर Mg3B2 का निर्माण होता है। बोरोन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बोरिक एसिड बनाता है, H3BO3 बनाता है, B+3HNO3 प्रोडक्ट में बन जाता है H3BO3 बोरिक अम्ल प्लस 3NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बोरॉन एवं सिलिकॉन में विकर्ण संबंध। बोरॉन तीसरे वर्ग का तत्व होता है, जबकि सिलिकॉन जो होता है वो चौथे वर्ग का दूसरा तत्व होता है। इन दोनों के बीच में विकर्ण समानता पाई जाती है। एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि बोरॉन एवं सिलिकॉन में कौन कौन सी विकर्ण समानताएं होती हैं। तो दोनों ही तत्व जो होते हैं अधातु होते हैं, दोनों ही तत्व अर्धचालक होते हैं एवं अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं और बोरॉन एवं सिलिकॉन कास्टिक क्षारों से क्रिया करके बोरेट एवं सिलिकेट बनाते हैं। 2B+6NaOH 2Na3BO3 सोडियम बोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से सिलिकॉन 2NaOH के साथ जलीय विलयन में अभिक्रिया करके Na2SiO2 सोडियम सिलिकेट प्लस 2H2 गैस निकालते हैं। बोरॉन एवं सिलिकॉन हैलोजनों के साथ क्रिया करके सहसंयोजक वाष्पशील हैलाइड बनाता है, जो कि जल अपघटित हो जाते हैं। तो BCl3 प्लस 3H2O ये बनाता है H3BO3 बोरिक अम्ल प्लस 3HCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार SiCl4 सिलिकॉन का टेट्राहैलाइड जल के साथ क्रिया करके 4H2 के साथ क्रिया करके H4SiO4 सिलिसिक अम्ल और 4HCl का निर्माण करता है। वायु में जलाने पर बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों जलकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि अल्प विलेय पदार्थ होते हैं और ये ऑक्साइड अधिक स्थायी एवं अधिक गलनांक वाले होते हैं। बोरॉन एवं सिलिकॉन का ऑक्साइड B2O3 और SiO2 दोनों ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। B2O3 प्लस 6NaOH ये मिलकर बनाता है 2Na3BO3 प्लस 3H2O यानी कि सोडियम बोरेट का निर्माण करता है। SiO2 प्लस 2NaOH ये बनाएगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस H2O। ये धात्विक ऑक्साइडों को सरलता से विलय करके बोरेट एवं सिलिकेट बनाते हैं। CuO प्लस B2O3 CuBO3 का ट्वाइस कॉपर मेटाबोरेट और CaO प्लस SiO2 CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।